मायरा और बाकी सबके सपोर्ट से प्रखर ने बड़ी हिम्मत से मिसेस नीलम रायचंद से कहा, अरे मिहिर यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा आंटी? मिहिर यहीं है, हम सबके साथ। हम तो बस वो कुछ गेम्स खेल रहे थे। वैसे सुबह के 5 बजे आप क्यों कॉल कर रही हैं? कुछ चाहिए था क्या? मिसेस नीलम रायचंद ये बात सुनकर सैटिस्फाइड लगने लगी। उन्होंने प्रखर के सवाल का कैजुअल जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं भी ना तुम लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ। वो क्या है ना, मैं योगा करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और मैंने मिहिर को कॉल किया तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। मिसेस नीलम रायचंद की इस बात को सुनकर मुक्ता और बाकी सब एक दूसरे की तरफ नर्वस होकर देखने लगे। प्रखर ने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। उसने मिसेस नीलम रायचंद से कहा, हाँ आंटी, मिहिर के फोन की बैटरी डाउन हो गई थी तो चार्जिंग को लगाया है। वैसे आपने किसी काम से कॉल किया था क्या? प्रखर के सवाल पर मिसेस नीलम रायचंद ने कहा, मैं जानना चाहती थी कि क्या मिहिर और तुम सब ब्रेकफास्ट तक आगरा पहुंच जाओगे? अगर पहुंचने वाले हो तो मैं तुम सब के लिए नाश्ता बनवाने के लिए कह देती हूँ। वैसे मिहिर भी वही है ना? मुझे उससे बात करनी है, जरा उसे फोन तो पकड़ाना। अब तक तो प्रखर में बात करने की थोड़ी बहुत हिम्मत बची हुई थी, लेकिन मिहिर से बात करने की मिसेस नीलम रायचंद की डिमांड सुनकर प्रखर का चेहरा सफेद पड़ गया। प्रखर ने घबराकर मोबाइल सामने खड़ी मायरा को पकड़ा दिया। मायरा ने पैनिक करते हुए इशारे से प्रखर से पूछा, मैं नीलम आंटी से क्या कहूंगी? काव्या, तुम बात करो। इससे पहले कि काव्या मायरा को हाँ या ना में जवाब दे पाती, मायरा ने काव्या के हाथ में फोन रख दिया। ये देखकर काव्या का मुंह बन गया। उसने भी अपने आसपास इस मोबाइल को पास करने की उम्मीद से देखा। काव्या ने देखा कि अब उसके राइट में मुक्ता और जानवी थे। काव्या ने उन दोनों को देखकर मन ही मन में सोचा, मुक्ता तो कुछ कहने की हालत में ही नहीं है। बेचारी, जो भी हो रहा है वो हर बात के लिए अपने आप को ब्लेम कर रही है। इस गिल्टी हालत में मैं उसे ये फोन नहीं पकड़ा सकती हूँ। और जानवी, उसे तो नीलम आंटी और मिहिर के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। अब बस मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है। जब काव्या अपनी ही सोच में बिजी थी, फोन की दूसरी तरफ से मिसेस नीलम रायचंद ने कहा, हेलो, मैं कुछ सुन नहीं पा रही हूँ। प्रखर बेटा, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हेलो। अब काव्या ने आगे कुछ नहीं सोचा और मोबाइल ईशान को पकड़ाकर धीमी आवाज में बोली, अब बस ईशान, अब बस तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। हैंडल दिस प्लीज। काव्या की बात पर बाकी सबने हामी भर दी। अब ईशान के पास मिसेस नीलम रायचंद के साथ बात करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। ईशान ने बेमन से मोबाइल के स्पीकर मोड को बंद किया और मोबाइल को कान से लगाते हुए बोला, हेलो मिसेस रायचंद, मैं ईशान बात कर रहा हूँ। ईशान की आवाज सुनकर मिसेस नीलम रायचंद के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने पूछा, ईशान बेटा, कैसे हो? तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? तुम सब आज आगरा वापस आ रहे हो ना? खाना खाने घर जरूर रुक जाना, ठीक है? मिसेस नीलम रायचंद की बात पर ईशान ने ठंडी सी हामी भरते हुए बोला, जी मिसेस रायचंद, मिहिर अभी अभी आराम करने गया है, तो जब वो जाग जाएगा मैं उसे आपको कॉल करने के लिए कह दूंगा। ईशान ने डायरेक्ट पॉइंट की बात की थी। ईशान का जवाब सुनकर मिसेस नीलम रायचंद ने ईशान से कहा, ठीक है ईशान, तुम भी आराम कर लो, अब मैं तुम्हारा और वक्त नहीं लूंगी। ईशान ने जब देखा कि अब मिसेस नीलम रायचंद के कोई सवाल बाकी नहीं थे, तो उसने भी कॉन्वर्सेशन को खत्म करते हुए कहा, बाय मिसेस रायचंद, और ये कहकर ईशान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जब मुक्ता और बाकी सब ने देखा कि जिस बात के लिए उन सब के पसीने छूट रहे थे, उस बात को ईशान ने एक चुटकी में संभाल लिया था, तो वो सब दंग रह गए। ईशान की तरफ देखते हुए मुक्ता इम्प्रेस्ड लग रही थी। इस सिचुएशन के बारे में सोचते हुए मुक्ता ने मन ही मन में कहा, ये ईशान तो सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर देता है। ईशान इतना ब्रिलियंट है
कि उसे कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, और मैं हूँ कि हर दिन एक नई मुसीबत को इनवाइट करती रहती हूँ। मुझे मिहिर को हैंडल करना नहीं आया। ना कहने का भी तरीका होता है। मैंने मिहिर को नाराज करके ये मुसीबत मोल ली, और अब पता नहीं कि वो किस हालत में होगा। उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मुझे अब मिहिर की फिक्र हो रही है। उसे गए हुए अब बहुत टाइम भी हो गया है। भगवान जी प्लीज मिहिर को सेफ रखना और जल्दी वापस आने के लिए कहना। जहां एक तरफ मिहिर के बारे में सोचकर मुक्ता और बाकी सारे फ्रेंड्स का सारा चैन खो चुका था, मिहिर अर्ली मॉर्निंग दिल्ली की सड़कों पर लॉन्ग ड्राइव के मजे ले रहा था। उसने एक्साइटिंग फील करते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठी लड़की से कहा, कसम से मानना पड़ेगा, तुम्हारे ड्राइविंग स्किल्स किसी प्रोफेशनल रेसर से कम नहीं है। आई हैव टू एक्सेप्ट कि तुम एक बहुत ही कूल लड़की हो। मिहिर के पता चलने से पहले ही वो इस लड़की के साथ फेमिलियर होने लगा था। मिहिर के कॉम्प्लीमेंट को सुनकर वो लड़की स्माइल करने लगी। इस पॉइंट पर मिहिर को कुछ याद आया। उसने अपने पास बैठी खूबसूरत और एडवेंचरस लड़की से सवाल करते हुए कहा, हम दोनों कितनी देर से साथ हैं, लेकिन मैंने तो तुमसे तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। व्हाट इज योर नेम? मिहिर के इस सवाल पर उस लड़की ने जवाब देते हुए कहा, नाम जानकर क्या करना है, वैसे भी मुक्ता के होते हुए तुम्हें तो मैं याद भी नहीं रहूंगी। ये बात सुनकर मिहिर के चेहरे की हंसी गायब हो गई थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस बार मिहिर के चेहरे पर हंसी की जगह गुस्से ने नहीं, सैडनेस ने ले ली थी। मिहिर के इन बदलते एक्सप्रेशंस को देखकर उस लड़की ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, बाय द वे, क्या तुम जानते हो कि वो गूंस तुम्हें देवदास आशिक कहकर बुला रहे थे? मानना पड़ेगा कि उनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा था। उस लड़की की इस बात को सुनकर अनजाने में ही मिहिर के चेहरे पर हंसी वापस लौट गई थी। उस लड़की ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, वैसे क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा मौका है? तुम परेशान हो, किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे तो वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, यहाँ तक कि हमें एक दूसरे का नाम भी नहीं पता। तो क्या ख्याल है, तुम मुझे अपनी मुक्ता की स्टोरी क्यों नहीं सुनाते? आई प्रॉमिस कि ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। उस लड़की की बात मिहिर को लॉजिकल लग रही थी, और इस वक्त मिहिर को किसी ना किसी से बात करना जरूरी लग रहा था। तो इसलिए मिहिर ने ओपन अप करते हुए कहा, मुक्ता मेरी गर्लफ्रेंड है। वो बहुत सुंदर, समझदार, मिलनसार, हेल्पिंग नेचर की, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। 5 महीने पहले मैंने उससे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया, और उसने भी मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कह दिया। अपनी और मुक्ता की लव स्टोरी बताते हुए मिहिर को एक एक करके सारी बातें याद आने लगी, और अनजाने में ही मिहिर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब से मुक्ता मेरी लाइफ में आई थी, मैं हर बात में बेहतर होने लगा। स्टडीज, फ्रेंड्स, सोशल लाइफ, फैमिली, सभी जगह की प्रॉब्लम्स खत्म होने लगी। मिहिर ये कहकर रुक गया। उसकी खामोशी को नोटिस करते हुए उस लड़की ने मिहिर से कहा, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी कमाल की है तो तुम पर शराब पीकर गम बुलाने की नौबत क्यों आ पड़ी? मुझे लगता है कि जरूर तुमने ही कोई गलती की होगी। वैसे तो मिहिर पीता सब कुछ इस लड़की को बताने के मूड में नहीं था, लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मिहिर ने कहा, सब सही चल रहा था, लेकिन एक्चुअल इशू क्या था ये समझने में मुझे देर हो गई। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे। We knew nothing about each other. So, हम दोनों ने रेगुलरली डेट्स पर जाना शुरू किया, एंड आखिरकार मुझे समझ में आ गया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ट्रस्ट। मुक्ता मुझ पर भरोसा नहीं करती। पहले पहले तो मुझे इस बात का डाउट था, बट कल रात मुझे ये बात सर्टेनली पता चल गई कि वो मेरे साथ अनकंफर्टेबल होती है, और मैं इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाया।
मुक्ता मेरे टच से हैप्पी नहीं थी, बल्कि वो घबराई हुई थी। ये सोच सोचकर मेरा मूड खराब हो गया और तब जाकर कल पब में इतना बड़ा तमाशा हो गया। मिहिर की बातें सुनकर वो लड़की सब कुछ समझ गई। उसने कुछ सोचा और फिर मिहिर से कहा, ओह हेलो, तुमने स्टोरी की स्टार्टिंग में बताया था कि तुमने मुक्ता को पिछले 5 महीनों पहले डेट करना शुरू किया है। उस लड़की की इस सवाल को सुनकर मिहिर ने हाँ में अपना सर हिला दिया। मिहिर के जवाब को जानकर वो लड़की ऐसे एक्सप्रेशंस दे रही थी जैसे वो शॉक्ड थी। उस लड़की की हैरानी को देखकर मिहिर को अजीब सा लगा और मिहिर ने क्यूरियस होकर सवाल पूछते हुए कहा, हाँ, लेकिन इस जवाब से तुम इतनी शॉक्ड क्यों हो रही हो? 5 महीने ही तो है। मिहिर के सवाल को सुनकर उस लड़की ने कार को रोका और मिहिर की तरफ देखते हुए बोली, हाँ तो जस्ट 5 months और तुम मुक्ता से बिना प्रपोजल के कमिटमेंट करना चाहते हो? तुमने ही तो अभी अभी कहा कि तुम और मुक्ता एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हो और इतने जल्दी तुम उस लड़की के साथ इंटीमेट होना चाहते हो, और अब जब वो डिसेंट बंदी तुम्हें मना कर रही है तो तुम्हारा ईगो आड़े आ रहा है। तुम लड़के भी कमाल करते हो यार। इस लड़की की इन सारी बातों को सुनकर मिहिर धीरे धीरे कन्विंस्ड लगने लगा। आज पहली बार मिहिर ने इस सिचुएशन को किसी लड़की के यानी मुक्ता के नजरिए से देखा था। इस बारे में सोचते हुए मिहिर ने दिल ही दिल में कहा, हाँ यार, मैंने तो कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं। मुझे लगता था कि मुक्ता मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल ना होने के लिए मुक्ता के पास अपनी वजह भी तो है। जब मिहिर अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, उस लड़की ने मिहिर से कहा, मिस्टर हैंडसम, हो सकता है कि मुक्ता के पास तुम्हारे जैसा डेटिंग एक्सपीरियंस ना हो। उसने कभी किसी रिलेशनशिप को उस तरह से सीरियस लिया ही ना हो, और अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मुक्ता ने तुम्हें ना कहकर बिल्कुल सही काम किया है। अगर वो तुम्हें सिर्फ पहले 5 महीनों में अवेलेबल हो रही है तो वो सीरियस होने लायक बंदी ही नहीं है। तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक डिसेंट और एलिगेंट लड़की है। सो वापस जाकर उससे अच्छे से बात करो, और इस सो कॉल्ड इंटिमेसी के पीछे भागने से अच्छा होगा कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को जानने की कोशिश करो। अब तो मिहिर श्योर हो गया था कि इस पूरे मामले में मुक्ता की कोई गलती नहीं थी, बल्कि मिहिर खुद लापरवाह हो रहा था। अपनी गलती को रियलाइज करते हुए मिहिर ने उस लड़की से कहा, मुझे इतना समझाने के लिए थैंक यू। मैं तुम्हारी स्पीच को हमेशा याद रखूंगा। मिहिर ने अपनी बात को खत्म करने के बाद कार से बाहर देखा। वो दोनों इस वक्त होटल कैपिटल के बाहर खड़े थे। मिहिर कार से नीचे उतर गया। उस लड़की ने मिहिर की तरफ के दरवाजे की विंडो को नीचे किया और मिहिर से बोली, अरे मिस्टर हैंडसम, स्पीच को याद रखो या ना रखो, ये जरूर याद रखना कि अगर तुम्हारे इस बकवास बिहेवियर के लिए मुक्ता ने तुम्हें छोड़ दिया तो हम भी लाइन में लगे हुए हैं। एक इशारा करोगे तो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए हाजिर हो जाएंगे। उस लड़की की कही इस बात को सुनकर मिहिर खिलखिलाकर हंसने लगा। मिहिर ने अपना हाथ वेव करते हुए उस लड़की से कहा, वेल, मुझे तुम्हारा नाम तो नहीं पता, लेकिन मिस रेसर, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उस सब के लिए थैंक्स। अगर फिर कभी मिलने का मौका मिला तो मैं तुम्हारा फेवर लौटाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाय, फिर मिलेंगे। उस लड़की ने भी कहा, जरूर मिस्टर हैंडसम, फिर मिलेंगे। ये कहकर उस लड़की ने अपनी कार स्टार्ट की और वहां से चली गई। उस लड़की की कार को जाते हुए देखकर मिहिर ने अपने आप से ही कहा, अब अगर मुक्ता मेरी लाइफ में नहीं होती तो सच में मैं इस लड़की को जाने नहीं देता। पता नहीं हम दोनों फिर मिलेंगे भी या नहीं, लेकिन उस लड़की ने मेरी आंखें खोल दी। अब जाकर बेबी को संभालता हूँ। मैं कल रात से वापस नहीं लौटा तो मुक्ता और बाकी सब वरीड हो रहे होंगे। ये सोचकर मिहिर होटल कैपिटल के अंदर चला गया। जैसे कि मिहिर ने एक्सपेक्ट किया था,
अब तक मुक्ता के साथ साथ कोई भी चैन से बैठ नहीं पा रहा था। मुक्ता का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। मुक्ता के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने कुछ सोचते हुए सबकी तरफ देख के कहा, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हमें पुलिस की हेल्प ले लेनी चाहिए। अगर बहुत देर हो गई तो पता नहीं मिहिर कहाँ होगा, कहीं उसे कुछ हुआ ना हो। ज्यादा वेट करने के चक्कर में हम लेट हो गए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मुक्ता की बात पर बाकी सब ने भी हामी भर दी। ओके, चलो हम सब साथ में चलते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो मायरा के अंकल की भी मदद ले लेंगे। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि अगर हमें डीन सर को इस बारे में बताना पड़ा तो हम सबकी मुश्किल बढ़ जाएगी। ईशान ने परेशान होते हुए कहा। डीन रायचंद का नाम सुनकर अब मुक्ता की घबराहट 10 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। मुक्ता ने दिल ही दिल में प्रे करते हुए कहा, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? डीन सर को पता लगना मतलब थोड़ी सी भी गड़बड़ और घर पर सब पता चल जाएगा। अगर वरुण भाई और माँ को इस बात की भनक भी लग गई, मैं सेमिनार के बहाने से झूठ बोलकर दिल्ली फ्रेंड्स के साथ घूमने आई हूँ, तो मेरे हाथ पीले होने में मेरे घर वाले एक दिन का भी इंतजार नहीं करेंगे। ओह गॉड, प्लीज सब ठीक कर दो। अब मुक्ता की आंखों में डर नजर आ रहा था। जैसे ही वो सब अपना मोबाइल और जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर कमरे से बाहर जाने लगे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। मुक्ता ने दरवाजा खोला तो सामने कोई और नहीं, मिहिर खड़ा था। मिहिर के चेहरे पर चोटों के निशान और बैंडेड देखकर मुक्ता पैनिक करने लगी। मिहिर, क्या तुम ठीक हो? ये सब कैसे हो गया? क्या मिहिर मुक्ता को सच बता देगा? मुक्ता कैसे रिएक्ट करेगी जब उसे पता चलेगा कि मिहिर की इस हालत के पीछे की वजह वो खुद थी? क्या मिहिर और मुक्ता का झगड़ा खत्म हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट FM पर।